नमस्कार साथियों। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं सुरेंद्र रघुवंशी जी के साथ हूँ। सुरेंद्र रघुवंशी जी से मैं लंबे अरसे से परिचित हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा जुड़ाव उनसे शिक्षक आंदोलनों से उनके गहरे लगाव के कारण हुआ। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कई सरकारी शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उनको नियुक्तियां मिली हैं। मध्य प्रदेश के शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में एक शिक्षक रूप में कार्यरत हैं। विभिन्न सामाजिक और मानवीय सरोकारों के विषयों पर लगातार अपने मंचों पर अपनी उपस्थिति, अपनी दस्तक, अपना हस्तक्षेप बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें जमीन जितना काव्य संकलन इनका प्रकाशित हो चुका है। इनका कविता संकलन जमीन जितना, स्त्री में समुद्र, पिरामिड में हम और गुलमोहर हारा नहीं, हिटलरी जूतों की आवाज और सांच कहीं तो मारन धावे, ये इनकी डायरी है जो प्रकाशित है। विभिन्न जन आंदोलनों में भी इनकी सक्रिय भागीदारी मुझे इनकी ओर खींचती है, जुड़ाव पैदा करती है। इनकी कविताएं भी आप देखें तो तमाम प्रतिष्ठित समसामयिक समकालीन साहित्यिक पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। फिर चाहे वो समकालीन जनमत हो, कथाबिंब, कथन, अक्षरा, वसुधा, युद्धरत आम आदमी, हंस, वागर्थ, साक्षात्कार, कादम्बिनी, दस्तावेज, काव्यम, प्रगतिशील काव्य, अकल्प, सदानीरा, समावर्तन, बया और वेब पत्रिकाओं में भी, चाहे वो वेब दुनिया हो, प्रतिलिपि हो, कृत्या हो, मातृभारती, स्टोरी मिरर, प्रतिलिपि, इन सभी तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, चाहे वो ऑनलाइन पत्रिकाएं हों या प्रकाशित पत्रिकाएं, इनकी कविताएं, इनकी कहानियां और आलोचना प्रकाशित हैं। इनकी कुछ कविताओं का अंग्रेजी और रशियन, बेलारूसियन और फिलिपिनी, टेगालोच, डच भाषा और मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है। अमेरिकी कवयित्री हीथर बर्न्स एवं रशियन कवयित्री मारिया कोबेल्स की कुछ अंग्रेजी कविताओं का हिंदी में अनुवाद। जरूरी बात ये कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी कविता संग्रह पिरामिड में हम को 2017 का बागेश्वरी सम्मान मिल चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स.com और नवभारत क्रॉनिकल का संयुक्त बोल्ड अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। एयर इंडिया का रैंक अवार्ड ये जीत चुके हैं। मानवाधिकार जन निगरानी समिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक उत्थान संघ में हैं और जनवादी लेखक संघ में प्रांतीय संयुक्त सचिव मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य हैं। साथियों, आज इनकी 5 कविताओं के द्वारा हम इनकी रचनात्मक यात्रा भी तय करेंगे और उन 5 कविताओं से जो समाज के सरोकार हैं और वे 5 ज़रूरी कविताएं किस तरह से शोधार्थियों को समकालीन अन्य कवियों को पाठ्यक्रम में पढ़ते हुए तुलनात्मक रूप से जानने चीनने की ज़रूरत है, इस पर भी मैं बात करूंगी। पहली कविता है कुएं में मेंढक। मेंढकों के लिए कुआं ही दुनिया थी। वे इसी लहरों को समंदर की लहरें मानते रहे। चिनखारियों पर चढ़ी काई को उन्होंने सघन वन कहा। अपने सिर के ऊपर का आसमान उनके लिए आकाश गंगा की महान खोज थी। कुएं की असंख्य तैरती छोटी मछलियों को मेढकों ने अपने अधीन मानकर उनके जीवन को अपनी दया पर निर्भर कहा। खुद से बड़े कछुए से जरूर वे खुद ही झेपते रहे और उससे स्वतः ही दूरी बना लेते। कुएं की थाह लेकर पानी की ऊपरी सतह पर लौटना उनके लिए संसार का सबसे बड़ा विजयोत्सव था। अज्ञान भी अहंकार का रोचक आधार है। आहा, बेहतरीन पंक्तियां। शोधार्थियों, आप देखें कि कविता, इनकी हर कविता की ये खूबी है कि आखिरी 4 पंक्तियों में जैसे कुंजी की तरह, जैसे ताले की चाबी मिल जाए तो कविता खुलती है। अज्ञान ही अंधकार का रोचक आधार है। अंततः किसी पूर्ववर्ती लेखक ने इसे पकड़ ही लिया और एक मुहावरे की शक्ल में इस सत्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। आप देखें कि ये कुएं के मेंढक नहीं है, ये सिंबॉलिक धर है, ये एक प्रतीकात्मक कविता है और प्रतीक भी बुनी गई है चहुर आसपास जो पर्यावरण में पसरी है वर्चस्व की राजनीति। ये एक राजनीतिक कविता है साथियों
और इस वर्चस्व को भोगता हुआ, जीता हुआ राजनीतिक व्यक्तित्व जो अपनी भूमिका में है, और गैर राजनीतिक जो इस साधन, सुविधा और शक्ति की चकाचौंध में अपने आप को हर तह में, हर परत में रसूखदार, शक्ति से संपन्न, सुविधा से संपन्न, ताकतवर, बलशाली और अवसरवादी। इस दौर में सुरेंद्र रघुवंशी सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में शोधार्थियों, वो दरअसल यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये वो राजनीतिक लोग हैं जो चुनौतियों से पहले अवसर की फिराक में रहते हैं। इनके लिए चैलेंजेस उतने मायने नहीं रखते। ये इतने अवसरवादी हो चुके हैं, इतने सुविधा भोगी हो चुके हैं कि अपनी क्या कह सकते हैं, अपनी खोह में रहते हुए, अपने सुरक्षा खोह में रहते हुए ये दूसरों के सहारे क्रांति कराते हैं, दूसरों के सहारे आंदोलन कराते हैं। और इतना ही नहीं करते, जो उनसे कमतर हैं, जो साधन विहीन हैं, जो सुविधा विहीन हैं, शक्तिहीन हैं, उनको किस तरह से सोखते रहते हैं, नोचते खसोटते रहते हैं, उनका लाभ उठाते रहते हैं, उनसे स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। तो सुरेंद्र रघुवंशी ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी भूमिका में, ऐसे चरित्रों की पहचान कर लेते हैं। और ये बेहतरीन कविता है शोधार्थियों उस मायने में कि हर कुएं का कूप मंडूकता, दरअसल सिंबॉलिक है ये कविता कि कूप मंडूकता जो है, अज्ञानता जो है, ये आपको अहंकारी बना देती है। आपको ये लगता है कि आप ही सर्वस्व हो गए, आपको ये लगता है कि साधन, सुविधा और शक्ति पाकर आप प्रतापी हो गए और आपके वर्चस्व के आगे ये कमतर पड़ रहे हैं लोग जो आसपास है, जो आपका परिवेश है, और जिस परिवेश में आप अपना कूड़ा, अपनी गंदगी, अपनी अज्ञानता फेंक रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप इनसे बढ़कर हो गए हैं। तो जो छोटे जीव जंतु हैं अपनी अपनी भूमिका में, उनको तो आप अपने ढंग से सता ही रहे हैं, लेकिन जो आपके कद्दावर हैं, जो आपकी बराबरी के हैं, जो आपके संग साथ सामने पैरेलल समानांतर खड़े होते हैं, आप उनसे घबराते हैं, कतराते हैं, बचकर निकल जाते हैं, तो आपकी अवसरवादिता, आपकी सुविधा भोगी प्रवृत्ति छीन ली गई है, पहचान ली गई है, इसकी शिनाख्त हो चुकी है। बेहतरीन कविता सुरेंद्र रघुवंशी। दूसरी कविता है लड़ रहे हैं, लड़ रही है हल्की नोक। जो कौम अपने अधिकारों की जंग नहीं लड़ेगी, वह धीरे धीरे क्षरित होते हुए एक दिन खत्म हो जाएगी। यह सिर्फ वही बचेगा, यहाँ सिर्फ वही बचेगा जो संघर्ष का इतिहास रचेगा। इतिहास हमेशा योद्धाओं को याद करता है, वह शिखंडियों, कायरों, अवसरवादियों और दरबारियों को कभी याद नहीं करता। इतिहास गरियाता है क्रूर तानाशाहों को, कलंक की स्याही पुती होती है उनके चेहरों पर, जबकि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है योद्धाओं का नाम। आज भी हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं के बलिदान के वायुमंडल से आती है। मैं देख रहा हूँ अपने जीवन काल में फिर से संघर्ष का एक नया इतिहास बनते हुए। इसी रास्ते में जान पाता हूँ कि कैसे लड़े होंगे लोग आतताइयों से। लड़ रही है हल्की नोक पथरीली जिद से कि जीत की हरियाली लहलहाएगी। साथियों, इस कविता को जो मैंने समझा, मेरी समझ कमतर हो सकती है, लेकिन इसे मैंने ये जो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन है, इससे जोड़ा है इस कविता को और समझा है। साथियों, जन आंदोलन हुआ करते हैं, और जब भी जन आंदोलन होते हैं, बिना लड़े जो सरेंडर कर जाते हैं, जो हार जाते हैं, इतिहास उनको याद नहीं करता। सुरेंद्र रघुवंशी गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं, और साक्ष्य होकर वो देख रहे हैं किसान आंदोलन को, जो महानगर में लड़ी जा रही है हल्की नोक से, जो लड़ी जा रही है अपनी पथरीली जिद से, जो लड़ी जा रही है अपनी अवकुंठ, जो कुंठा रहित कर दे आपको, जो बैकुंठी बना दे आपको,
जो संघर्षरत जुझारू कर दे आपको, और जो आपको वो आपकी चिंतन को, आपकी चिंता को एक दिशा दे दे। उस किसान आंदोलन की बात सुरेंद्र रघुवंशी इस कविता में कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आतताइयों को, आतंकियों को, सम्राटों को, अराजक शक्तियों को इतिहास याद नहीं करता, वे नाम भर रह जाते हैं। ऐसे आंदोलन याद किए जाते हैं जो जन आंदोलन हो जाते हैं। ऐसे संघर्ष और जूझ याद किए जाते हैं जहां जनशक्तियां उठकर अपने अपने अधिकारों के लिए सचेत होकर लड़ती हैं और अपनी इच्छित, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पा लेती हैं। तो शिखंडियों को, कायरों को, अवसरवादियों को इतिहास माफ नहीं करता। सुरेंद्र रघुवंशी उस ओर भी इशारा करते हैं। दरअसल अतीत का, इतिहास का हवाला देकर वे आज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरबारी याद नहीं किया जाता, चापलूस पाखंडी याद नहीं किया जाता, बल्कि जो प्रतिरोध दर्ज कराता है, कबीर और फकीर याद किए जाते हैं। तो बेहतरीन कविता थी। अगली कविता है अपनी जमीन से दूर। पुल पर चलते हुए अक्सर मुझे डर लगता है, पुल पर चलते हुए अक्सर मुझे डर लगता है, ऊंचे से गिरने का बना रहता है भय, जबकि चलते हुए जमीन पर मैं आत्मविश्वास से भरा रहता हूँ। धरती पर नंगे पैर ही सही, पर चलने का अपना सुख है। इसी घर के आंगन का आनंद कह सकते हैं, या कच्चा और गोबर से लिपा ही क्यों न हो, या हमें दुलराता है, यह हमें दुलराता है, चलते फिरते अपने बच्चे की तरह यह उठा लेता है अपनी गोद में। पर जितना भी मैं दूर होता हूँ जमीन से, असहज हो जाता हूँ, असहज हो जाता हूँ। बगैर जमीन के हवा में नहीं हो सकती खेती और नहीं बच सकती बस्ती। जब भी मैं होने लगूं अपनी जमीन से दूर, मुझे निसंकोच टोकना, इस तरह अपनी ही जमीन से दूर होने से मुझे रोकना। इस कविता को मैंने जिया है शोधार्थी में। ये कविता मुझे सबसे अच्छी लगी, वो इस मायने में कि त्रिशंकुओं को आप याद करें, जो त्रिशंकु हो गए, जो अपनी ज़मीन से उठे और आसमान भी छू न पाए। साधन, सुविधा और शक्ति और वर्चस्व के दबदबेपन में और उस क्या कह सकते हैं, अपने महत्व को, जो अति महत्वाकांक्षी, उच्चाकांक्षी लोग हैं, जो उस ऑरा में रहते हैं और जो ज़मीन से उखड़ जाते हैं, जो ज़मीन से उठकर आसमान छूते हुए अपने आप को आसमानी कहने लगते हैं, ऐसे सब पर कटाक्ष करती है कविता। आपको आपकी सही पहचान कराती है यह कविता कि पुल, सेतु, जो ऊंचे उठी हुई चीज़ें दिखाई देती है ना, ऐसा लगता है कि वे आपको उठा रही हैं, ऐसा लगता है कि वो आपको कहीं ऊपर पहुंचा रही हैं। सुरेंद्र रघुवंशी सावधान करते हैं कि नहीं, जैसे ही आप जमीन से उखड़ गए होते हैं, जैसे ही ऊंचाई ले रहे होते हैं, तथाकथित सो कॉल्ड जो ऊंचाई आप भर रहे होते हैं, बड़े बड़े डग भर रहे होते हैं, दरअसल आप आसमान को तो कभी छू नहीं पाते और अपनी जमीन से भी बेदखल हो जाते हैं। तो ये बेदखली, ये जमीन से उखड़ने की, ये विस्थापित होने की दंश और पीड़ा और यातना की कविता है। और कहती हैं सुरेंद्र रघुवंशी कि जितना मैं ज़मीनी रहूँ ना, जितना अपनी ज़मीन को छू कर रहूँ, जितना अपनी माटी के गोबर से लिपे हुए, पुते हुए, सोंधी मट्टी के जुड़ाव से बना रहूँगा, जितना गंवई बना रहूँगा, जितना देहाती और देसी बना रहूँगा, उतना ही अपने देश को, समाज को, राष्ट्र को सुख दूंगा और मुझे भी उससे भरपूर संतुष्टि मिलेगी। तो ये संतोष और ये साधन सुविधा को न चुनकर प्रकृति को, जुड़ाव को, ज़मीन को चुनना एक ज़मीनी कवि के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो वे कहते हैं कि मुझे तो ये गोद, ये धरती की गोद प्यारी अधिक है उस आसमानी आसमान से। मैं तो ज़मीन का होकर रहना चाहता हूँ। जैसे ही इससे टूटता हूँ ना, जैसे ही इससे छूटता हूँ, बिखर जाता हूँ और लगता है कि मैं असहज हो जाता हूँ, लगता है कि मैं कहीं का नहीं रहा। दो चीज़ें इस कविता में मुझे बहुत भाई, बहुत अपील करती हैं, खेती और बस्ती। सुरेंद्र रघुवंशी के भीतर एक किसान का ठाट बाट है और किसान का मन है, जो अपनी खेती को ही अपने स्वाभिमान में जीता है। कहने को भारत कृषक प्रधान देश है,
कहने को हमारे यहाँ हरित क्रांति है, कहने को कृषक अन्नदाता है, पर सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त, सबसे ज़्यादा संकट में, सबसे ज़्यादा पीड़ा में और सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाला, आत्महनन करने वाला, ऋण के बोझ में अपने गुरूर को रोज़ रोज़ टूटता हुआ देखता है, अपने स्वाभिमान को रोज़ रोज़ टूटता हुआ देखता है और अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपने स्वत्व को, अभिमान को, स्वाभिमान को छोड़कर कभी वो सर्वहारा बनता है, मजूर बनता है और महानगर उसे लील जाता है, निगल जाता है। सुरेंद्र रघुवंशी खेती और बस्ती बचाना चाहते हैं। ये बस्ती जो है ना, ये बसावट देती है, ये जोड़ती है, ये आत्मीय गर्म रिश्तों से एक दूसरे को समेट लेती है, बिखरने और टूटने नहीं देती। जबकि ये महानगर जो हैं, ये मेट्रोपॉलिटन शहर जो हैं, हमें खंडित करते हैं, हमें विस्थापित करते हैं। फिर से हम कहीं रोपे नहीं जाते। जब जब अपनी गांव देहात से, खेत खलिहान से छूट कर, छिटक कर, अपनी ज़मीन से टूट कर, छूट कर हम निकल आते हैं, हमें वो आसमानी आसमान अपनाता नहीं है। वो शहरी चकाचौंध, वो महानगरी विकास हमें अपनाता नहीं है और हम कहीं के नहीं रह जाते। तो त्रिशंकु सी पीड़ा सुरेंद्र रघुवंशी इस कविता में देते हैं और शोधार्थियों इस मायने में कविता महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वजह है कि मैं इन कविताओं को सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में पढ़ना ही चाहती थी कि शोधार्थियों आप जाने ज़मीन का ठाट बाट, खेती और बस्ती की बसावट की बात। अगली कविता है मिशन पर कविता। दरअसल मैंने आपको बताया ना कि मैं सुरेंद्र रघुवंशी जी से इसलिए भी बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ क्योंकि वे मिशन में जीते हैं, वे आंदोलन धर्मी हैं और वो केवल व्यक्तित्व के तौर पर नहीं, उनकी रचनाएं भी, उनकी कविताएं भी आंदोलन करती हुई, जूझ देती हुई, जगाती हुई, सावधान करती हुई, सचेत करती हुई और आपको सक्रिय सचेतन बनाती है शोधार्थियों। तो ऐसी कविताएं जहाँ कथनी और करनी की फांक न रह जाए, जो केवल डायरियों में, किताबों में, पुस्तकों में प्रकाशित होने के लिए रचनाएं न की जा रही हैं, जो कथनी है, जो कहा जा रहा है, वो करनी में झलके, ऐसा कवि सच्चा और सुच्चा कवि होता है। मिशन पर कविता। जन सरोवर के किनारे। देखिए, जन शब्द भी रघुवंशी जी को बहुत पसंद है और जन शब्द मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये जन जागृति, जन चेतना के कवि हैं और इसलिए ये कविताएं महत्वपूर्ण हैं। जन सरोवर के किनारे एक टांग पर खड़े होकर बगुलासन में धवल संत छवि के साथ आतताई शिकार पर है। आप देख रहे हैं, जो सफेद वस्त्र में हैं, जो वाइट कॉलर लोग हैं, दरअसल उन पर कटाक्ष है ये कविता। और जो बगुला धर्मी हैं, जो अपनी आंख टिकाए हुए हैं, देखने में सफ़ेद, शफाक, निष्कलंक, पवित्र, संत सी मुद्रा बनाए हुए हैं। बगुला भी तो ऐसा ही है ना, सरोवर में खड़ा होता है एक टांग पर और अपनी संतई बघारता है, अपनी संतई दिखाता है। होता नहीं है वो संत, स्वभावतः वह आतताई है, आतंकी है, आक्रामक है और वो मछली की फिराक में है। वो अपनी आंख साधे हुए है कि कब शिकार सामने आ जाए और मैं उसे डस लूं, उसे ग्रस लूं, खा लूं। यही संतई वाइट कॉलर लोगों में भी है। यही मुद्रा जो बगुला सन में है, धवल संत की छवि अपनाए हुए हैं, जो दिखा रहे हैं कुछ और, मन से भीतर से कुछ और हैं, उनको उजागर करती है कविता शोधार्थी। इस यथार्थ को उजागर करते हुए कविता है अपने मिशन पर है। यही रचना है और यही रचना धर्मिता है साथियों। ये कविता अच्छी वाह न जगा दे न सही, ये कविता वाह की ठाठ के लिए नहीं लिखी गई है, न ये आह की उहापोह है, दर्द और तकलीफ परोस रही है, ये सच्चाई बयान कर रही है। और प्रायः मैं क्लासरूम में भी और आज आपके साथ भी इस बात को फिर से स्वीकारती हूँ कि कविता अच्छी ना हो पर सच्ची कविता जरूर होनी चाहिए और सुरेंद्र रघुवंशी की यह कविता सच्ची कविता है। मिशन पर लिखी हुई कविता है कि आप अपने फोकस को जाने न दें, आप पहचान करें ऐसे बगुलासन धवल संतों की, आप शिनाख्त करें ऐसे आतताइयों की जो शिकार के लिए निकले हुए हैं
और जो वाइट कॉलर लोग हैं, दरअसल ये जन आंदोलन को किस तरह से ग्रस ले रहे हैं, किस तरह से जनशक्ति को डस ले रहे हैं और किस तरह से ये हमारे विवेक को, हमारी मुखरता को, हमारे जुनून को, हमारे जोश को, हमारे जज्बे को खा रहे हैं। इनकी शिनाख्त होनी चाहिए और मिलकर इनको फिर इनकी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।